आज हम लोग देखेंगे क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। और बहुत इम्पोर्टेंट, हर एग्ज़ाम में से क्वेश्चन आता है और इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो किसी भी चीज़ को क्वेश्चंस करने के लिए उस चीज़ का फील आना ज़रूरी है। उस फील को लेने के लिए हम इसका पूरा डेरिवेशन देखेंगे कि कहाँ से कैसे क्या हुआ, कहाँ से क्या आया, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आता है। तो उससे भी पहले हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ का बात करते हैं जिसका हर चैप्टर में जिक्र होता है, वो होता है स्टेट पोस्टुलेट। ठीक है, तो स्टेट पोस्टुलेट क्या होता है कि जैसे स्टेट पोस्टुलेट का स्टेटमेंट ये है कि अकॉर्डिंग टू स्टेट पोस्टुलेट, state of simple compressible system can be defined by two independent intensive properties according to brightness according to state postulate। किसी भी सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम का, सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम जिसमें इलेक्ट्रिकल वर्क ये सब नहीं होता है, सरफेस टेंशन वगैरह। रिफ्लेक्शन हो रहा है क्या? किसी सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम का जो स्टेट है वो किसी दो इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का मतलब वो जो दोनों प्रॉपर्टीज होगा, मतलब फंक्शन ऑफ किसी भी सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम का जो स्टेट होगा वो हम लोग दो इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होता है। जैसे अगर हम टू फेज रीजन का बात करें तो टू फेज रीजन में जो प्रेशर और टेम्परेचर होता है वो डिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। ठीक, अगर टेम्परेचर मेरा इंक्रीज हुआ तो प्रेशर भी इंक्रीज हो गया। तो मतलब प्रेशर और टेम्परेचर आपस में डिपेंड कर रहा है। तो टू फेज रीजन में तो प्रेशर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, लेकिन सिंगल फेज रीजन में जहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर जो है इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। क्यों? क्योंकि जब हम इस लाइन पे मूव कर रहे हैं तो प्रेशर तो कांस्टेंट है लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। उसी तरह जब हम ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, इसी लाइन, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है पर प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर टेम्परेचर प्रेशर इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है इस रीजन में। लेकिन ये टू फेज रीजन, सिंगल फेज रीजन में, लेकिन टू फेज रीजन में जो प्रेशर टेम्परेचर है वो इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है, डिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है टू फेज। फॉर सिंगल फेज रीजन, liquid region and vapor region, pressure and temperature are independent intensive properties, while for two phase region यानी wet region, pressure and temperature are dependent intensive properties। ठीक, तो ये तो कहानी था प्रेशर टेम्परेचर का। जो टेम्परेचर स्पेसिफिक वॉल्यूम, प्रेशर एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम, टेम्परेचर और स्पेसिफिक वॉल्यूम, प्रेशर और स्पेसिफिक वॉल्यूम आर ऑलवेज इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये याद रखना है कि टेम्परेचर और स्पेसिफिक वॉल्यूम, प्रेशर और स्पेसिफिक वॉल्यूम हमेशा इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि टू फेज किसी भी सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम का जो स्टेट है वो हमेशा दो इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो यानी सिंगल फेज रीजन में जो भी, जैसे इंटरनल एनर्जी हम लोग लिख रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी को हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट। इंथैल्पी लिख रहे हैं तो इंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर। इंट्रोपी लिख रहे हैं तो इंट्रोपी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर। दो इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के फॉर्म में किसी भी चीज़ का फंक्शन हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन हम किसी भी रीजन का बात करें, हर इन एनी रीजन, इंटरनल एनर्जी जो है वो ऑलवेज जो है टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन होगा। ठीक है, उसी तरह
इंथैल्पी जो है वो हमेशा टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि ये हमेशा इंडिपेंडेंट इंटेंसिटी, चाहे किसी भी रीजन का बात करें। स्पेसिफिक इंट्रोपी जो वो हमेशा टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन होगा। हाँ, तो ये जो क्लासियस क्लॉपेरॉन इक्वेशन है मेरा, वहाँ पे यही यूज आने वाला है। जो स्पेसिफिक इंट्रोपी होता है वो जो होता है टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन होगा। टेम्परेचर और वॉल्यूम हमेशा इंडिपेंडेंट है, प्रेशर और वॉल्यूम भी हमेशा इंडिपेंडेंट है, चाहे कोई सा भी रीजन हो। लेकिन प्रेशर टेम्परेचर हमेशा इंडिपेंडेंट नहीं है। तो अब आते हैं हम लोग अपना टॉपिक, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन से पहले क्लैपेरॉन इक्वेशन आया, फिर बाद में क्लॉसियस उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया तो क्लॉसियस क्लैपेरॉन बन गया। तो उसके लिए सबसे पहले टीएस डायग्राम देखो। टीएस डायग्राम हम लोग बनाए हैं, ये वाला 2 प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर का लाइन बना है। और यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो वी एफ है, यहाँ पर वॉल्यूम वी जी। अच्छा, एक बात यहाँ पर बताओ कि जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो इस बात पे थोड़ी डिपेंड कर रहा है कि यहाँ क्योंकि इस पॉइंट पे स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम पर यूनिट मास। और यहाँ पर सारा वॉल्यूम जो है लिक्विड का है। तो जो मेरा मास है वो तो काफ़ी ज़्यादा है ना, सारा वॉल्यूम मेरा लिक्विड ऑक्यूपाई किए हुए है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम वी एफ का क्या होगा, सब कम होगा, बहुत कम होगा एज कम्पेयर टू वी जी। लेकिन ये क्या, प्रेशर और टेम्परेचर फिर धीरे धीरे जब हम ऐसे मूव करेंगे तो वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे जैसे पानी का क्वांटिटी कम होते जाएगा वो वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ेगा। तो उससे प्रेशर टेम्परेचर को कोई फ़र्क पड़ रहा है? कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। प्रेशर टेम्परेचर इस, वहाँ पे एक स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है, स्टेटमेंट शायद नहीं सर, फेज चेंज एट ए गिवन टेम्परेचर प्रेशर इज सैचुरेशन प्रेशर विच डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर नॉट ऑन स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम से कोई मतलब ही नहीं है। वही एक हम लोग एक और ग्राफ बनाया कि यहाँ पर बीच में कहीं ये जो क्रिटिकल पॉइंट है इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम है वी सी, चाहे मेरा वी लेस देन वी सी हो, चाहे वी बराबर हो वी सी के, चाहे वी जो है वी सी से बड़ा हो, मेरा इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मेरा वॉल्यूम क्या है। चाहे इस रीजन में हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, हर जगह मेरा प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन है। ठीक है। तो अगर हम लोग पीटी डायग्राम पे इस पूरे को, ये तो टीएस डायग्राम था, पीटी डायग्राम पे जो मेरा सैचुरेटेड लिक्विड कर्व और सैचुरेटेड वेपर कर्व एक ही लाइन, एक ही कर्व बन जाता है। और ये होता है कहीं क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ, अगर हम लोग आइसोमेट्राइसिस बना, आइसोमेट्राइसिस बोलने का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम का लाइन बना है। तो जो वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम लेस देन वीसी वाला ग्राफ है वो, और वॉल्यूम इक्वल टू वीसी वाला जो मेरा आइसोमेट्रिस है वो और वॉल्यूम ग्रेटर देन वीसी वाला है, वो सब एक ही पॉइंट से पास करेगा, प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर। क्योंकि वॉल्यूम कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, प्रेशर टेम्परेचर तो फिक्स। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो दो पी बाई टी मतलब प्रेशर टेम्परेचर का किसी इनमें से कोई भी v लेस देन वी सी हो, चाहे v इक्वल्स टू वी सी हो या v ग्रेटर देन वी सी हो, इस पॉइंट पर अगर हम बात करें, किसी कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात करें, जैसे v लेस देन वी सी का बात कर रहे हैं इस पॉइंट पे, तो अगर हम इसका स्लोप देखें, चाहे इसका स्लोप देखें, चाहे इसका स्लोप देखें, तीनों का स्लोप बराबर ही है। जो चाहे v लेस देन वी सी हो, चाहे v इक्वल्स टू वी सी का लाइन हो, ये सब जो लाइन है वो ये जो रेड वाला लाइन है वो v लेस देन वी सी का है। फिर ये जो स्ट्रेट टाइप का लाइन है वो v इक्वल टू वी सी का है, v ग्रेटर देन वी सी का है। ये सब एक पॉइंट से पास कर रहा है। तो इन सब का इस पॉइंट पर अगर हम स्लोप देखें तो किसी भी इस पॉइंट पे क्या है, प्रेशर और टेम्परेचर फिक्स है। ठीक है। प्रेशर भी सैचुरेशन प्रेशर, टेम्परेचर भी सैचुरेशन टेम्परेचर। तो किसी का भी स्लोप अगर हम देखें तो तीनों लाइन का जो स्लोप होगा वो सेम ही आएगा। क्योंकि और वो किसके बराबर होगा, तो ये जो कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर का जो ग्राफ है ये वाला, ठीक है, इसके बराबर होगा, dp बाई डी टी सैचुरेशन के। इन तीनों का जो स्लोप होगा v लेस देन वी सी वी इक्वल टू, क्योंकि हमको ये मतलब ही नहीं ना प्रेशर टेम्परेचर को, इससे कोई मतलब ही नहीं है कि वॉल्यूम क्या है। तो इसका स्लोप जो है
किसी पॉइंट पर, चाहे वॉल्यूम V लेस देन VC हो, चाहे वॉल्यूम V इक्वल टू VC हो, चाहे वॉल्यूम VC से ज़्यादा हो, उससे उससे डिपेंडेंट ही नहीं है। सबका स्लोप एक फिक्स होगा जो कि हो जाएगा dp/dt सैचुरेशन, क्योंकि तीनों ही कर्व एक ही पॉइंट से पास कर रहा है। और अगर हम स्लोप बनाएं तो वो इस सेम ही आएगा दोनों। तो स्लोप ऑफ आइसोमेट्राइसिस पासिंग थ्रू वेट रीजन, चाहे V लेस देन VC का बात हो, चाहे V इक्वल्स टू VC का बात हो, चाहे V ग्रेटर देन VC का बात हो, एट ए स्टेट मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आर ऑल इक्वल, ठीक है, सारा इक्वल है। मतलब आइसोमेट्राइसिस का स्लोप किसी एक पर्टिकुलर प्रेशर टेम्परेचर पे सब इक्वल है, एंड इज सेम एज द स्लोप ऑफ सैचुरेशन कर्व एट दैट टेम्परेचर। जो सैचुरेशन कर्व है ये वाला इस टेम्परेचर पे उसके बराबर है। तो यहाँ से dp/dt जो सैचुरेशन है, dp/dt सैचुरेशन वो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। मतलब जो ये जो लाइन का स्लोप है वो इस बात पे डिपेंडेंट ही नहीं है कि वॉल्यूम VC से छोटा है बड़ा है क्या है, ठीक है। हाँ, अब एक आते हैं हम लोग मैक्सवेल रिलेशन, ठीक। तो ये इक्वेशन कहाँ से आया पता चल गया, इसका फीलिंग आ गया। अब उसके आगे ये आते हैं मैक्सवेल रिलेशन। मैक्सवेल क्या बोल के गए, मैक्सवेल रिलेशन हम लोग एक्चुअली में थर्मोडाइनमिक रिलेशंस में पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी कुछ है नहीं, कुछ खास है नहीं, ठीक है। एक डब्बा बनाते हैं, यहाँ टेम्परेचर, यहाँ प्रेशर, यहाँ स्पेसिफिक, यहाँ पे इंट्रॉपी, स्पेसिफिक इंट्रॉपी, यहाँ स्पेसिफिक वॉल्यूम, और इस ऐसे एरो बना देंगे, ठीक है, इस डायरेक्शन में। डिटेल अगर कभी थर्मोडाइनमिक रिलेशन का वीडियो बनेगा तो उस पर देख लेंगे। ऐसे हम लोग एरो बना दिए। अगर हम लोग ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, दोनों साइड से, तो जिस तरफ से जा रहे हैं उस तरफ का प्रेशर dP/dt, ठीक है, और इस साइड में भी dS/v, ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो dP/dt और dS/v ये आपस में इक्वल होगा। और यहाँ पे ये जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे ये जो वॉल्यूम है ये यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका टेम्परेचर यहाँ कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे जो वॉल्यूम है यहाँ कांस्टेंट बन जाएगा, यहाँ जो टेम्परेचर है यहाँ का। ये मैक्सवेल रिलेशन से एक रिलेशन तो हम लोग को पहले से पता है। तो यहाँ से ये वाला रिलेशन पहले से पता है ना। तो dP/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम लोग dP/dt सैचुरेशन के लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ ये दोनों क्लैरिटी है। ये रिलेशन कहाँ से आया, ये रिलेशन जो आया कहाँ से आया पता चल गया, मैक्सवेल रिलेशन से आया। और मैक्सवेल रिलेशन में हम लोग ये जो dP/dt कांस्टेंट वॉल्यूम पे है उसको dP/dt सैचुरेशन के बराबर लिख दिए। तो ये इक्वेशन आ गया। अब स्टेट पोस्टुलेट से जो स्पेसिफिक इंट्रॉपी है उसको हम टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन लिख सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर और वॉल्यूम तो हमेशा इंडिपेंडेंट इंटेंसिव है ना। अब मैथमेटिक्स से जब भी इस तरह का फॉर्म, ये फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, जो ds होता है अगर ऐसे दो इंडिपेंडेंट फंक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ तो इस ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, dS/dt एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इंटू dt प्लस का dS/v एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू dv। ये कहाँ से आया, मैथमेटिक्स में आया, वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो फर्स्ट ईयर में पढ़े वहाँ इसको डिटेल में देखते हैं dS/dt। और अगर नहीं भी समझ में आए तो इसको थोड़ा सा बस इसका एनालिसिस जो हो रहा है उसको फील के तौर पे देखें कि क्या इसमें बताया जा रहा है। तो ये इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं। फिर इसका डिटेल यहाँ नहीं बताएंगे कि फालतू का वीडियो लंबा होते जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग एक कांस्टेंट टेम्परेचर का बात कर रहे हैं ना, सैचुरेशन टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है फेज चेंज में, तो ये टर्म हो जाएगा ज़ीरो। तो यहाँ से ds बराबर आ जाएगा dS/v एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू dv, ठीक है। और dS/v का वैल्यू हम लोग यहाँ निकाल के रखे dP/dt सैचुरेशन के, पुट कर देंगे। तो यहाँ से ये जो आ रहा है ds बराबर dP/dt सैचुरेशन इंटू dv आ रहा है, ठीक है। एक मिनट इसको थोड़ा साइड करना पड़ेगा। ये यहाँ से ds जो आ रहा है, ये जो आया था रिलेशन ds बराबर, यहाँ पे ये वैल्यू इसका पुट कर देंगे जो यहाँ से हम लोग निकाले हैं dP/dt सैचुरेशन। तो यहाँ से आ जाएगा ds बराबर dP/dt सैचुरेशन इंटू dv। अब ये जो है f पॉइंट से लेके g पॉइंट में, मतलब पूरे में हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे। सैचुरेटेड लिक्विड से सैचुरेटेड वेपर में हम लोग जा रहे हैं, तो f से g में इंटीग्रेशन कर देंगे ds और dP/dt इंटू dv। अच्छा, f से g में मेरा वॉल्यूम
VF हो, VG हो, या इंटरमीडिएट में VC हो, VC से कम हो, क्या हो, उससे इस dP/dt को फर्क नहीं पड़ता, ये कांस्टेंट है, ये हम लोग यहाँ देख चुके हैं। तो इस dP/dt सैचुरेशन को बाहर निकाल लेंगे और ये DS क्या हो जाएगा, SFG, और ये हो जाएगा dP/dt सैचुरेशन VFG। अच्छा, अब हम लोग SFG को इंट्रोपी वाले चैप्टर में क्या लिखे हैं, S बराबर डेल क्यू बाई टी, अगर इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस है तो डेल क्यू क्या हो जाएगा यहाँ, HFG, हीट जो है लेटेंट हीट के फॉर्म में सप्लाई किया हो, डेट इज चेंज इन एंथैल्पी, HFG बाई टी सैचुरेशन इंटू dP/dt सैचुरेशन इंटू VFG। अब यहाँ से dP/dt सैचुरेशन का जो वैल्यू आया वो आया 1/T सैचुरेशन इंटू HFG बाई VFG। ठीक है, ये होता है मेरा क्लैपेरॉन इक्वेशन। ठीक, और ये किस के लिए है, लिक्विड से वेपर के लिए। बाकी इसके आगे का जो क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है इसी में मॉडिफिकेशन करके आता है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।